हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 1.3 और इसके बारे में जानते हुए इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए, जो ये प्रश्नावली 1.3 है, ये जो हमें दिया है इसमें हमें ये सिद्ध करने हैं कि ये मतलब कि करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 2 अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये सब हमें सिद्ध करने हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। ठीक है बच्चों, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। तो अपरिमेय संख्याएं जानते हैं पहले। तो बच्चों, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ये आपको हम पहली वाली वीडियो में बता भी चुके हैं कि अपरिमेय संख्या जो होती है वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हीं संख्याओं को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए यहाँ फिर से बता देते हैं कि वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ भी जो कंडीशन था वो हम बताए थे कि जहां q जो है वो डज नॉट इक्वल होगा जीरो के, जहां q डज नॉट इक्वल क्या होगा, जीरो के। ठीक है बच्चों। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात जिन्हें अंश और हर के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए, यहाँ एक बात जानना ये है कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं ये अशांत अनावर्ती होती हैं। ठीक है बच्चों। देखिए, ये कहे हैं कि अपरिमेय संख्याएं अशांत अनावर्ती होती हैं। तो अब ये दिमाग में आ रहा है कि ये अशांत अनावर्ती क्या होता है। तो अशांत जो होता है बच्चों, अशांत, अब देखिए यहाँ आपको बता देते हैं। अच्छा, अशांत का मतलब ये होता है कि यदि किसी भी संख्या में किसी दूसरी संख्या से, या ये कह लीजिए कि जब एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग दिया जाए और उसका शेषफल शून्य प्राप्त न हो, अर्थात वो पूर्ण रूप से विभाजित न हो। ठीक है बच्चों। तो जिस संख्या में, पहले हम ये जान लेते हैं, जैसे ये बोले हैं अशांत संख्याएं, तो यही बता रहे हैं अशांत संख्याएं यानी कि जब दो संख्याएं हमें दी हों और अंश और हर के रूप में है, तो जब अंश में हम हर से डिवाइड करें तो वो पूर्ण रूप से विभाजित न हो, अर्थात उसका शेषफल शून्य प्राप्त ही न हो। तो जिस संख्या का शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा वो संख्याएं जो हैं क्या कहलाती हैं, अशांत संख्याएं। बच्चों जैसे समझते हैं, ये 20 है और इसे 3 से डिवाइड करना हो, तो ये जो डिवाइड करेंगे ये कितना जाएगा, देखिए 6 3 18, बचा 2, दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, फिर से 6 3 18, फिर से बचा 2, 0 बढ़ाएंगे 6 3 18। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार ये हम देख रहे हैं कि जितना भी ये हम डिवाइड करते जाएंगे ये सदैव शेषफल 0 देने वाला नहीं है। तो जब ये शेषफल 0 देने वाला नहीं है तो ऐसी ही संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अशांत संख्याएं। ठीक है बच्चों। तो अशांत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका पूर्ण रूप से विभाजन नहीं होता है, या ये कह सकते हैं कि अशांत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं कि जिनका शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है। ठीक है बच्चों। तो ये हो गई अशांत संख्याएं। अब अनावर्ती, तो अशांत अनावर्ती, अब देखिए ये अशांत अनावर्ती जो है अभी अगले एक्सरसाइज में जब आपका ये 1.4 चलेगा तो उसमें आपको सब बताया जाएगा, अशांत अनावर्ती अशांत आवर्ती उसमें सब बताया जाएगा आपको। ठीक है। तो अभी बस इतना ही जानते हैं कि अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां q का मान 0 नहीं हो सकता। और हाँ, ये भी हम कह सकते हैं कि p और q जो है एक पूर्णांक है।
P व Q पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, P व Q का है पूर्णांक है। तो यहाँ हम जान लिए कि अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे करड़ी में 3 का, करड़ी में 2, करड़ी में 5 इत्यादि हैं। तो ऐसी संख्याएं जो हैं वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अपरिमेय संख्या आप लिख लीजिए, उसके बाद चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। ठीक है बच्चों, हो गया। चलिए अब चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज का जो पहला प्रश्न दिया है उसे हम हल करते हैं, उसके बाद अगले प्रश्नों को हल करते रहेंगे। देखिए बच्चों, इसमें पहला प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए, पहला प्रश्न है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, यहाँ का है सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों देखिए, नॉर्मल वे में एकदम आसान तरीके में हम समझते हैं। ये हमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए करड़ी में 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। बच्चों जो ये दिया है कि करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है, जस्ट इसी का हम उल्टा मान करके हल करते हैं। जस्ट इसी का उल्टा मान लेंगे। तो करड़ी में 5 यहाँ अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेते हैं कि माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब ये हम जानते हैं कि यदि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि करड़ी में 5 जो है वो बराबर के होगा P बटा Q के। और बच्चों यहाँ लिख लेते हैं जहां Q जो है वो डज नॉट इक्वल होगा 0 के, तथा P व Q का HCF जो होगा, HCF वो कितना होगा? 1 होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर इनका HCF 1 होगा तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो यही हम लिखे हैं कि P व Q का HCF जो होगा वो कितना होगा? 1 होगा। अब बच्चों अगर यहाँ माने कि करड़ी में 5 जो है वो P बटा के Q है, करड़ी में 5 का है परिमेय संख्या, तो परिमेय है तो P बटा के Q है। अब P बटा Q लिखे हैं तो हम क्या करते हैं आगे, फिर लिखते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है बच्चों, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखिए दोनों पक्षों का जब वर्ग कर रहे हैं तो यहाँ ये जो करड़ी में 5 है, कितना है? करड़ी में 5, तो ये क्या हो जाएगा? करड़ी में 5 का स्क्वायर बराबर P बटे Q का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, करड़ी में 5 का स्क्वायर बराबर P बटे Q का होल स्क्वायर। अब करड़ी में 5 का स्क्वायर तो हमारा कितना आएगा? 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो मिला वो कितना मिलेगा? देखिए P स्क्वायर बटेगा Q स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 5 बराबर कितना? P स्क्वायर बटेगा Q स्क्वायर। अब हम करते कहाँ हैं कि इसका ये तिर्यक गुणा जब कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें? P स्क्वायर बराबर मिल जाएगा कितना? 5Q का स्क्वायर, और इसे मान लेते हैं समीकरण 1। देखिए बच्चों, P स्क्वायर बराबर कितना मिला? 5Q का स्क्वायर। अब देखिए जब ये P स्क्वायर बराबर 5Q का स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि ये जो P स्क्वायर है क्या है? 5 से विभाज्य होगा। P स्क्वायर जो है वो क्या है? 5 से विभाज्य है। अगर P स्क्वायर यहाँ लिख लीजिए कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः हम ये भी कह सकते हैं कि जब P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो P भी क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। बता रहे हैं देखिए P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः P भी 5 से विभाज्य होगा। देखिए बच्चों कैसे है हम बता रहे हैं। देखिए जैसे P स्क्वायर, ये P स्क्वायर का मान हमें दे दिया कितना? 25। मान लीजिए P स्क्वायर का मान कितना दे दिया? 25। अब देखिए 25 जो है ये 5 से विभाज्य है कि नहीं? हाँ, कटेगा 5 बार में। अब देखिए जब P स्क्वायर 25 है और ये 25 जो है 5 से विभाज्य है, तो आगे हम देख लेते हैं कि P का मान कहे हैं 5 है, तो 5 भी तो 5 से विभाज्य है एक बार में।
ठीक है बच्चों, कोई भी संख्या है यदि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, या p स्क्वायर ये कह लीजिए कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, p स्क्वायर यदि 3 से विभाज्य है तो p भी जो है वो 3 से विभाज्य होगा। ठीक है बच्चों, तो यही यहाँ लिखे हैं कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः p भी जो होगा वो क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम ये मान लेते हैं कि यही लिख लेते हैं थोड़ा सा कि माना p बराबर जो है वो कितने के, 5 एम के। ये हम मान करके हल करते हैं। अब p बराबर कितना लिए हैं, 5 एम। तो जब p बराबर 5 एम लिए हैं तो अब लिखते हैं फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए बच्चों जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अब देखिए कितना आएगा, p स्क्वायर बराबर 5 एम का होल स्क्वायर। ठीक है, p स्क्वायर बराबर कितना, 5 एम का होल स्क्वायर। अब देखिए ये p स्क्वायर है और बराबर में ये कितना आया, 25 एम का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा बच्चों, p स्क्वायर कितना आया, 25 एम का स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम देख रहे हैं कि समीकरण नंबर 2 जो है वो भी p स्क्वायर के बराबर है, समीकरण नंबर 1 जो है वो भी p स्क्वायर के बराबर है। तो बच्चों क्या ये p स्क्वायर का मान उठा करके यहाँ रख सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो इस p स्क्वायर का मान यहाँ रख रहे हैं तो देखिए कितना आएगा, 5q का स्क्वायर बराबर 25 m का स्क्वायर। अब बच्चों ये 5 से 5 कटेगा, 25 कटेगा, 5 से काट रहे हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, q स्क्वायर बराबर 5m का स्क्वायर। q स्क्वायर बराबर कितना है, 5m का स्क्वायर। अब बच्चों देखिए दोनों में यहाँ p स्क्वायर 5q का स्क्वायर के बराबर था, तो p स्क्वायर जो 5 से विभाजित था, उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे, सेम इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे कि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः q भी 5 से विभाज्य, q भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां तक हो गया कि q स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। अब बच्चों एक चीज देखिए कि यहाँ जो हम कहे हैं कि p व q का जो HCF होगा वो 1 होना चाहिए, p व q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब आप यहाँ से देखिए p व q का HCF जो मिल रहा है वो 5 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। अब बताइए हम माने थे कि p व q का HCF 1 होगा, लेकिन यहाँ जो आ रहा है वो 5 आ रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा मानना क्या है, गलत है। हम तो माने हैं 1 लेकिन वो आया कितना, 5, तो जो हम माने थे वो गलत आया ना। तो जब गलत आ गया तो हम ये भी कह सकते हैं कि अतः हमारा मानना गलत है कि करड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या हमारा मानना गलत हो गया तो बचेगा क्या, कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद हम ये लिख लेते हैं, एक मिनट, चलिए हाँ, इसके बाद ये लिख लेते हैं कि यहाँ देखिए p, यहाँ p व q का HCF 5 प्राप्त होता है, 5 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, अब बताइए जब p व q का HCF 5 प्राप्त हो रहा है, जबकि हम माने जो है वो कितना था, 1 था। अब लिख देते हैं कि अतः हमारा मानना गलत है कि p व q का HCF 1 है। ठीक है बच्चों, अब गलत हो गया ना, तो अब हम सीधा सीधा यहाँ लिख लेते हैं कि अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए एक बार आप सब। देखिए यहाँ करना क्या है, आपको ये दिया है करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जस्ट इसका उल्टा आपको मान लेना है कि करड़ी में 5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यही परिभाषा होता है ना परिमेय संख्या का,
कि वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए करनी में 5 बराबर हम कर लिए कितना p बटे का q, और यहाँ q का मान जो होगा 0 नहीं होगा, और p व q का जो HCF होगा यानी अभाज्य जो गुणनखंड है उनमें दोनों में जो कॉमन आएंगे वो कितना आना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखिए जब करनी में 5 बराबर p बटा q है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लिए, और वर्ग करने पे हमें मिलेगा कितना, करनी में 5 का स्क्वायर बराबर p बटा q का होल स्क्वायर। अब देखिए करनी में 5 का स्क्वायर तो 5 होता है, p बटा q का होल स्क्वायर जब कर रहे हैं तो p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, और इस q स्क्वायर का तिर्यक गुणा करेंगे तो p स्क्वायर बराबर मिल जाएगा कितना, 5q का स्क्वायर। और इसे समीकरण 1 हम मान करके फिर आगे लिख दिए हैं कि p स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य आता है, p भी जो होगा वो 5 से विभाज्य होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम मान लिए हैं कि माना p जो है वो 5 m के बराबर है, और जब p 5 m के बराबर है तो पुनः हम क्या कर दिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए। जब दोनों पक्षों का वर्ग किए तो p स्क्वायर बराबर 5 m का होल स्क्वायर आ गया, अर्थात p स्क्वायर बराबर कितना, 25 m का स्क्वायर। अब जब 25 m का स्क्वायर आ गया तो समीकरण 2 मान लिए हैं। अब जब p स्क्वायर बराबर 25 m का स्क्वायर है तो देखिए समीकरण 1 और 2 से जब तुलना कराए हैं तो क्या मिला हमें, q स्क्वायर बराबर 25 m का स्क्वायर। अब q स्क्वायर बराबर 25 m का स्क्वायर है तो फिर से हम देख रहे हैं कि q स्क्वायर यदि 5 से विभाज्य है तो q भी जो होगा वो क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब यहाँ हम लिख लिए यहाँ p व q का HCF 5 प्राप्त होता है, अतः हमारा मानना गलत है कि p व q का HCF कितना है, 1 है। अतः करनी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए बच्चों यहाँ जो हम लिखे हैं कि अतः हमारा मानना गलत है, अब इसके बाद हम यही ये भी लिख सकते हैं कि अतः हमारा मानना गलत है, कि आप ये भी कर सकते हैं कि करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। आप ये भी कर सकते हैं कि करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। अब ये जब गलत सिद्ध हो गया तो अतः हम लिख सकते हैं करनी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए आप सब। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि दूसरा प्रश्न दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बच्चों ये दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इसका उल्टा मान लेते हैं कि माना 3 प्लस 2 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। ठीक है, हम मान लिए हैं कि माना 3 प्लस 2 करनी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों ये जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को हम किस रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं कि 3 प्लस 2 करनी में 5 जो है वो बराबर है किसके, p बटा q के, और जहां q डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, q का मान 0 नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब ये 3 प्लस 2 करनी में 5 बराबर p बटा q लिए हैं तो ये जो 3 है इसे हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, क्योंकि ये भी परिमेय है और ये भी क्या है, परिमेय है। तो कितना आ जाएगा, 2 करनी में 5 बराबर p बटे का q माइनस का 3। ठीक है बच्चों, अब ये इतना हो गया। इसके बाद हम देखते हैं ये जो 2 गुणा किया है वो भी इधर लेके जाते हैं, तो कितना मिलेगा, करनी में 5 बराबर 1 बटे का 2 p बटे का q माइनस कितना, 3। या बच्चों ये भी तो लिख सकते हैं कि करनी में 5 बराबर p बटे का 2 q माइनस में 3 बटे का 2। ठीक है बच्चों, अब ये मिल गया हमें करनी में 5 बराबर p बटे का 2 q माइनस में 3 बटे का 2। अब बच्चों देखिए यहाँ ये हम जानते हैं कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, और p बटा 2 q माइनस में 3 बटा 2 जो है वो क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। तो बच्चों हम ये जानते हैं कि कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि परिमेय संख्या जो है, परिमेय
संख्या जो है वो डज नॉट इक्वल है किसके, अपरिमेय संख्या के, किसके, अपरिमेय संख्या के। ठीक है बच्चों, अब देखिए परिमेय संख्या कौन सा है, p बटे का 2q माइनस में 3 बटे का 2, और अपरिमेय कौन सा है, करड़ी में 5, और ये डज नॉट इक्वल है। तो बच्चों अब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि हमारा मानना हमारा मानना हमारा मानना गलत सिद्ध होता है, गलत सिद्ध होता है। अब बताइए हमारा मानना क्या गलत सिद्ध होता है, हम तो माने हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या आ गया, गलत सिद्ध हुआ ना। तो जब गलत सिद्ध हुआ तो अब लिख लेते हैं कि अतः अतः 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप सब। अब बच्चों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है तीसरा वाला, तो तीसरे में हमें कहा है, तीसरे में भी यही सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए, तीसरे में भी यही करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित 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 संख्याएं जो हैं, निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। क्या है, अपरिमेय हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये कहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं जो है वो अपरिमेय हैं। तो जो संख्याएं दी है वो अपरिमेय है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं। इसमें पहला जो दे रखा है वो कितना है, 1 बटे का करड़ी में 2। ठीक है बच्चों, 1 बटे करड़ी में 2। देखिए 1 बटे 2 करड़ी में दिया है, 1 बटे करड़ी में 2। तो ये अगर हमें ये कहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये परिमेय संख्या है, तो हमें करना क्या है, हमें ये मान लेना है, इसका उल्टा जस्ट मानेंगे। तो क्या मानेंगे कि माना 1 बटा करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। अब बताइए जब परिमेय संख्या है तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में। 1 बटा 2 बराबर कितना, p बटे का q, और यहाँ लिख लेते हैं कि जहां जहां q डज नॉट इक्वल टू कितना, 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए करना क्या है कि इसे इसका गुणा इधर कराते हैं, तिर्यक गुणा कराते हैं। तिर्यक जब गुणा कराएंगे तो q का गुणा 1 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, q बराबर में करड़ी में 2 का p में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, करड़ी में 2p। अब देखिए बच्चों ये जो p इधर गुणा किया है, अगर हम इधर लेके आए तो कितना हो जाएगा, q बटेगा p इक्वल में कितना, करड़ी में 2। अब बच्चों देखिए ये q बटे का p है, करड़ी में 2 है, तो यहाँ जो p बटे q अगर परिमेय संख्या है तो q बटे p भी तो परिमेय संख्या ही होगा। p बटे q अगर परिमेय है तो q बटे p भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। लेकिन यहाँ देखिए ये परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय। यहाँ लिख लेते हैं कि जहां जहां p बटा q क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, और करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बच्चों, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए p बटा q परिमेय संख्या है और करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो कभी भी परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। यहाँ आप लिख लीजिए कि परिमेय संख्या डज नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अब देखिए तो परिमेय संख्या कौन सी है, p बटे का q, और डज नॉट इक्वल करना है किसके, करड़ी में 2 के। अब देखिए बच्चों जब ये इतना मिल गया कि p बटा q जो है वो डज नॉट इक्वल है किसके, करड़ी में 2 के, तो जब ये इसके बराबर नहीं है तो अब हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि हमारा मानना गलत तारणहारा कब तेरा। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख लेते हैं कि p बटा q जो है वो परिमेय संख्या है और करड़ी में तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, और कभी भी परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अब यहाँ लिख लेते हैं कि हमारा मानना गलत सिद्ध होता है, गलत सिद्ध होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए p बटा q जो है वो परिमेय संख्या है और करड़ी में तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, और कभी भी परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अब यहाँ लिख लेते हैं कि हमारा मानना गलत
सिद्ध होता है। अब क्या गलत सिद्ध होता है? हम माने क्या है कि ये जो है एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमारा मानना जब गलत हो गया तो क्या होगा? अपरिमेय होगा। अब लिख लीजिए अतः, अतः कितना दिया है? 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप सब। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। अब देखो देखो बच्चों, अगला दे रखा है, दूसरा वाला जो प्रश्न है वो कहा है कि 7 करनी में 5 कितना है? दूसरा वाला ये दिया है कि 7 करनी में 5 सिद्ध करना है कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों फिर से मान लीजिए आप, माना 7 करनी में 5 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होगा? p/q के। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख लेते हैं कि 7 करनी में 5 जो है वो बराबर है किसके? p/q के, और q जो है डज नॉट इक्वल है 0 के। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए, अब ये जो 7 है उसे इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा? करनी में 5 बराबर p/, कितना? 7। अब बच्चों देखिए, करनी में 5 जो है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन p/7q क्या है? वो परिमेय है। लिख लेते हैं यहाँ पहले कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, और p/7q एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब बच्चों देखिए, कभी भी परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, तो यहाँ ये लिख लेते हैं कि परिमेय संख्या डज नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो हमारा परिमेय संख्या कौन सा है? p/7q डज नॉट इक्वल है किसके? √5 के। तो बच्चों हमारा मानना क्या हो गया? गलत सिद्ध हो गया। अब यहाँ लिख लेते हैं कि हमारा मानना गलत सिद्ध होता है, गलत सिद्ध। तो बच्चों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब तीसरा प्रश्न ये दे रखा है इसमें कि 6 प्लस करनी में 2 जो है अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब हमें ये सिद्ध करना है कि 6 प्लस करनी में 2 जो है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से पहले हम करते क्या है कि इसे हम मान लेते हैं, इसका जस्ट उल्टा मान लेते हैं। क्या मानते हैं? कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं कि माना 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, जब ये परिमेय संख्या है तो इसे किस रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 6 प्लस करनी में 2 बराबर कितने का? p/q का, और यहाँ लिख लेते हैं कि q डज नॉट इक्वल टू कितना? 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारा जो है ये परिमेय संख्या है और 6 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इन्हें पहले एक साइड कर लेते हैं, तो मिलेगा कितना? देखिए करनी में 2 बराबर p/q माइनस का 6। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो है एक परिमेय संख्या है और ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, और p/q माइनस 6 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब नीचे लिख लेते हैं कि परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या डज नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं होती है किसके? अपरिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या की। ठीक है बच्चों, अब देखिए परिमेय संख्या कौन सी है? p/q माइनस 6। यहाँ लिख लेते हैं कि p/q माइनस का 6 जो है वो डज नॉट इक्वल है किसके? करनी में 2 के। तो बच्चों देखिए, अब अगर परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? कि हमारा मानना गलत सिद्ध हुआ ना। हम यहाँ माने कहा है कि ये क्या है?
परिमेय संख्या है तो हमारा मानना तो गलत हो गया। अब ये हम लिख लेते हैं यहाँ कि हमारा मानना गलत सिद्ध होता है, गलत सिद्ध होता है। अतः 6 प्लस करड़ी में 2। अब बताओ बच्चों, अगर हम माने हैं कि परिमेय संख्या है और वो गलत अगर हमारा हो गया, जब गलत सिद्ध हो गया तो अपरिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, सॉरी परिमेय अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, अच्छा अतः 6 प्लस करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।